चल रहा था टॉपिक और फैमिली है हेलोजन। हम लोगों ने बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन देख लिया है और अब देखने जा रहे हैं हेलोजन फैमिली। वैलेंसी क्या है हम 1 मिनट में फट से रिवाइज कर लें। जितने एलिमेंट टेबल के अंदर है सारे एलिमेंट की 2 वैलेंसी, एक उसकी कोवैलेंसी, दूसरा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कोवैलेंसी मतलब उस एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो एलिमेंट कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो उसकी कोवैलेंसी कहलाएगा और उस बॉन्ड फॉर्मेशन से उस एटम पर जो नेट चार्ज आएगा वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। हाँ, अब क्या होगा फैमिली में, हेलोजन फैमिली में एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल है और अनस्टेबल की प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं करते। हाँ, इस क्लास में भी जो सीरियस नहीं होगा उसके ऊपर भी हम ध्यान हटा देंगे। एकदम ध्यान से सुनो, एकदम नज़र से नज़र मिलनी चाहिए। जिस पर हम नज़र डालें उसकी नज़र से मेरी नज़र मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही है मतलब क्लास में नहीं है तो जानते हो मेरा बॉन्ड टूट जाएगा उसके साथ, उसको फ़ायदा भी नहीं होगा। बोलो नहीं, ये बोलना मतलब शो करना अपने आप को, ये मत समझना ये सबके लिए है। तो देखो इस फैमिली के जो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5। ये वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन हमको सब कुछ बताएगा कि इस फैमिली की कोवैलेंसी क्या आ सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ सकता है और ये एलिमेंट कितने तरह के कंपाउंड बना सकते हैं और उनकी स्टेबिलिटी क्या है। सारी प्रॉपर्टी इसी में छिपी हुई है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये जो एलिमेंट है इनके वैलेंस शेल में है कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 5 और 2 7। जबकि नोबल गैस को पाने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना। अच्छा बताओ, ये एलिमेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे कि नहीं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन की होती है। तो मतलब इनकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन लेने की? उतना लेगा जितना लेने से स्टेबिलिटी आए। कितना लेगा स्टेबिलिटी आएगी? तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये शो करेगा -1 चार्ज। जहाँ 1 एक्सेप्ट करेगा -1 चार्ज आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी आ जाएगी, नोबल गैस को प्राप्त कर लेगा। तो इसका मेन ऑक्सीजन स्टेट, पहला ऑक्सीजन स्टेट होगा -1। नोट करो, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हेलोजन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन it mainly show -1 oxidation state. Due to high electronegativity of oxygen, halogen, due to high electronegativity of halogen, it mainly show -1 oxidation state. It mainly show -1 oxidation state. अच्छा, अब हम नीचे आएंगे तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी? घटेगी। तब ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आ सकती है? वो क्या आ सकती है देखा जाए इसको, क्या आ सकती है? हाँ, S में है 2 इलेक्ट्रॉन, S में है 2 और P के अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 क्लॉक पहले सेम स्पिन की फिर पेयरिंग कराएंगे। हाँ, D खाली है, फ्लोरीन को छोड़ दो तो बाकी में तो D है जो कि टोटली वैकेंट है। D वैकेंट, D0। फ्लोरीन को छोड़ दें तो बाकी सभी में वैकेंट D है। अब हम नीचे आ चुके हैं ना, फ्लोरीन का तो मेनली -1 ही होगा क्योंकि पूरे टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। तो इसकी टेंडेंसी तो गेन करने की, लेने की है। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबल गैस की स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा। इसका मेन ऑक्सीजन स्टेट हो गया -1। लेकिन जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगी तो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो क्या आएगी? बात ये है, हाँ देखो सामने कितने अनपेयर्ड है इस समय। जब 1 अनपेयर्ड है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, 1 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसकी नॉर्मल कोवैलेंसी हो जाएगी 1। अब जैसे क्लोरीन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि वैकेंट D दिखा चुके हैं। जब वैकेंट D दिखा दिए तो क्लोरीन ही होगा, फ्लोरीन तो हो ही नहीं सकता। फ्लोरीन के पास तो D होता ही नहीं है।
तो ये समझो क्लोरीन है, ये उसके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है जिसका डी खाली पड़ा है। इस क्लोरीन के साथ फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और बन गया ClF, ये मॉलिक्यूल बन गया। ध्यान रहे, हैलोजन की प्रॉपर्टी है कि वो अपनी ही फैमिली के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, जिसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। हैलोजन अपनी ही फैमिली के साथ मिलकर कंपाउंड बना लेता है, इसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। उसका पहला कंपाउंड देखो ये सामने है, क्लोरीन ने फ्लोरीन के साथ शेयरिंग की और बन गया ClF। हाँ, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से ज़्यादा, तो फ्लोरीन पर माइनस, क्लोरीन पर आएगा प्लस। ऑक्सीडेशन नंबर की पहली वैल्यू आ गई -1 के अलावा दूसरी वैल्यू आ गई +1। बोलो क्लियर? अच्छा, मान लो इस क्लोरीन के घर में फ्लोरीन और आता है ज़्यादा संख्या पे, तो क्लोरीन उस आने वाले फ्लोरीन का स्वागत करने के लिए एक्साइटेड होगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके डी में जाएगा, डी में। तो डी में जाने के बाद अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे? कितने हो गए अनपेयर्ड? अब ये 3 अनपेयर्ड 3 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करेगा और मॉलिक्यूल बन जाएगा ClF3 बन जाएगा। ये सेकेंड इंटर हैलोजन कंपाउंड है ClF3। इसमें क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी हो गई? क्लोरीन ने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए, कोवैलेंसी हो गई 3। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? फ्लोरीन का -1 तो इसका +1, -1 +1, -1 +1, यानी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू आ गई +3 आ गई। कोवैलेंसी 3, ऑक्सीडेशन नंबर +3। मान लो इस क्लोरीन के साथ और फ्लोरीन बॉन्ड बनाना चाहते हैं, फ्लोरीन और ज़्यादा संख्या में आ गए, तो क्लोरीन उस आने वाले फ्लोरीन का स्वागत करने के लिए फर्दर एक्साइटेड होगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के कहाँ जाएगा? डी में। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाने के बाद अनपेयर्ड की संख्या कितनी हो गई? 5 अनपेयर्ड, मतलब 5 अनपेयर्ड, तो 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, अब बनेगा 5 कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंसी हो गई 5 और मॉलिक्यूल बन जाएगा ClF5। इसमें फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन पर माइनस चार्ज, तो इसके ऊपर आएगा प्लस। कितने माइनस हो गए? 1 2 3 4 5 माइनस, तो क्या हो गया? 5 प्लस, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5। बोलो समझ में आया? अच्छा, यही आयोडीन के साथ भी होगा। आयोडीन के पास भी तो वैकेंट डी है, तो वो भी बना सकता है IF5। बन सकता है कि नहीं? IF5 बन सकता है ना, क्योंकि आयोडीन के पास भी तो वैकेंट डी है ना। अच्छा, IF5 बन सकता है, क्या FI5 बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी है ही नहीं। फ्लोरीन अपनी कोवैलेंसी 1 से ज़्यादा कर ही नहीं सकता। अच्छा, ClF3 बन सकता है, क्या FCl3 बन सकता है? नहीं बन सकता। अच्छा, ClF3 बन सकता है, क्या BrF3 बन सकता है? बोलो। हाँ, बिल्कुल बन सकता है। क्या ब्रोमीन में वैकेंट डी नहीं है? वो भी एक्साइट करके 3 अनपेयर जा सकता है क्लोरीन की तरह। तो जैसे ClF3 वैसे BrF3 वैसे IF3 भी बन सकता है। IF3 भी बन सकता है, तो आयोडीन के पास वैकेंट डी है, फ्लोरीन उसको एक्साइट करके 3 अनपेयर में ला सकता है। जैसे ClF3 वैसे IF3, जैसे ClF5 वैसे IF5। बोलो क्लियर? अच्छा, मान लो इस आयोडीन के घर में और फ्लोरीन आ गया। आयोडीन का साइज बड़ा है ना, आयोडीन का घर सबसे बड़ा है, तो जब घर बड़ा है तो ज़्यादा संख्या में हैलोजन उसमें समा सकते हैं। तो मान लो आयोडीन के घर में फ्लोरीन और आ जाए, ज़्यादा संख्या में आ जाए, तो फ्लोरीन के आने से आयोडीन एक्साइटेड होगा और उसका S इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होके डी में चला जाएगा। और जहाँ एक्साइट होके डी में गया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 7 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, बन जाएगा 7 कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंसी कितनी हो गई? 7, और कंपाउंड बन जाएगा IF7। ये बन जाएगा IF7। और 7 फ्लोरीन पर 7 नेगेटिव चार्ज, तो आयोडीन के ऊपर हो गया 7 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू आ गई +7। अच्छा, और फ्लोरीन आ जाए आयोडीन के घर में तो नो एंट्री का बॉन्ड लगा देगा, जगह है ही नहीं, अनपेयर्ड है ही नहीं, बॉन्ड बन नहीं सकता, मतलब मैक्सिमम कोवैलेंसी तक जा सकता है 7। तो यदि पूछा जाए हैलोजन की नॉर्मल कोवैलेंसी क्या जवाब दोगे? हाँ, बिल्कुल सही, 1। अच्छा, मैक्सिमम कोवैलेंसी 7, और ये मैक्सिमम कोवैलेंसी क्लोरीन के लिए भी लागू हो सकती है, ब्रोमीन के लिए भी, आयोडीन के लिए भी, लेकिन फ्लोरीन के लिए नहीं। फ्लोरीन के लिए केवल एक कोवैलेंसी,
फ्लोरीन एक से ज़्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास वैकेंट डी है ही नहीं। हाँ, लेकिन क्लोरीन के पास है, ब्रोमीन के पास, आयोडीन के पास, तीनों के पास वैकेंट डी है, तो ये मैक्सिमम कोवलेंसी 7 तक जा सकता है। ठीक है, तो कोवलेंसी 1 3 5 7। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? +1 +3 +5 +7। पता इवन नंबर है कि ऑड नंबर? जैसे इससे कल वाली फैमिली जो ऑक्सीजन फैमिली इवन था, ध्यान दिया है ना। बोरान में ऑड था, कार्बन में इवन, नाइट्रोजन में ऑड, ऑक्सीजन में इवन, हेलोजन में देखो फिर ऑड। नोट करो, एज वी गो डाउन द ग्रुप, as we go down the group, electronegative decreases, electronegative decreases, and the maximum electron decreases, and the group elements show positive oxidation state, and the group elements show positive oxidation state. Group elements show positive oxidation state. +1 +1 +3 +5 +7, +1 +3 +5 +7, एंड कोवलेंसी क्या हो जाएगी? 1 3 5 7। कोवलेंसी 1 3 5 7। ऑक्सीडेशन नंबर +1 +3 +5 +7। ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हैलोजन आपस में मिलके कंपाउंड बनाएंगे जिसको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे, इस इंटर हैलोजन में जो बड़ा हैलोजन होगा, मतलब आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, उससे जुड़ने वाले छोटे हैलोजन जो होंगे, या तो 1 जुड़ेगा, या तो 3 जुड़ेगा, या तो 5 जुड़ेगा, या तो 7 जुड़ेगा। बड़े हैलोजन के साथ छोटे हैलोजन जब भी जुड़ेंगे तो उनकी संख्या ऑड नंबर में ही रहेगी, इवन नंबर में नहीं रहेगी। ये बात हमको समझ में आई, क्योंकि एक्साइट करने पर नंबर अनपेयर या तो 1 था, या तो 3 था, या तो 5 था, या तो 7 था। तो जितने अनपेयर उतनी शेयरिंग और उतने ही बनेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड 1 3 5 7। तो बड़े हैलोजन से जुड़ने वाले छोटे हैलोजन भी 1 3 5 7। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए मेरे सामने कि विच इज नॉट इंटर हैलोजन कंपाउंड, कौन इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं है? ऑप्शन दिया है IF3, ICl3, IF5, BrCl3, BrCl2, IF7, विच इज नॉट इंटर हैलोजन कंपाउंड। हाँ, ये इंटर हैलोजन नहीं है, क्योंकि बड़े हैलोजन से छोटा हैलोजन और नंबर में जुड़ना चाहिए था। तो ब्रोमीन बड़ा है, क्लोरीन छोटा है, तो बड़े से जुड़ने वाला छोटा हैलोजन ऑड होना चाहिए, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 1, या तो 1। जहां इवन नंबर में आया समझना ये इंटर हैलोजन नहीं है, फॉल्स मॉलिक्यूल है, फॉल्स, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन रख देगा, विच इज नॉट इंटर हैलोजन, तो उसको खोजने का यही कंसेप्ट है। बड़े हैलोजन से जुड़ने वाला छोटा हैलोजन की संख्या ऑड नंबर होनी चाहिए, आइदर 1 3 5 7। बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा नहीं। IF7 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन FI7 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ही नहीं है, वो अपनी वैलेंसी 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज़ और बताएं, हैलोजन ऑक्सी एसिड बनाता है, ऑक्सी एसिड। जितने भी हैलोजन ऑक्सी एसिड बनाते हैं उन सभी में हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑड नंबर ही होता है। जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4। इसमें क्लोरीन का +1, इसमें क्लोरीन का +3, इसमें +5 +7। ऐसा क्यों? ऑड नंबर में क्यों आ रहा? ये बात सबको समझ में आ गई, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया पॉजिटिव वैल्यू +1 आ सकती है, +3 +5 +7। ये बात सबको समझ में आ गई?
ऑड नंबर में इंटर हाइड्रोजन भी बनेंगे, ऑक्सी से जो भी बनेगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑड नंबर ही आएगा, 1 3 5 7। बोलो बात समझ में आया? हाँ, कुछ कंपाउंड एक्सेप्शनल हो जाते हैं जो कि नियम के विरुद्ध होते हैं, बन जाते हैं, वो एक्सेप्शनल इसमें है, इसलिए हमको बोलना पड़ेगा। कुछ कंपाउंड हैलोजन के ऐसे हैं जहां ऑक्सीडेशन नंबर इवन में आता है, ज़्यादा नहीं 4 कंपाउंड हैं जो कि हैलोजन फैमिली के हैं, और वो कंपाउंड है ClO2, ClO3, BrO2, BrO3। इसमें ध्यान से देखो, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा, +4 आएगा, करके देख सकते हो। नहीं मालूम तो क्लोरीन को X मान लो, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, संख्या कितनी है 2, पूरा कंपाउंड क्या न्यूट्रल, तो सॉल्व करने पर X की वैल्यू +4 आएगी। जबकि देखो इवन नंबर आ रहा है, जबकि हम क्या बोल रहे हैं, आना चाहिए ऑड में, क्या आ रहा है इवन में, तो बताओ ये सिस्टम से अलग हो रहा है ना। ये एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, ऐसा कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करता है। और ऐसे मालिक्यूल की कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है, स्पेशल खासियत होती है, इन खासियत को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जानकारी में होना चाहिए कि हैलोजन में कुछ कंपाउंड एक्सेप्शनली इवन नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, उनको अलग से याद कर लो, अलग से याद कर लो। अब हम तुम्हें मान लो ऐसा बोल के छोड़ दें, तुम किताब से खोजो, यदि बात मिल जाएगी तो मेरा दिया हुआ ज्ञान सब उल्टा हो जाएगा। तो हम कह दिया एक्सेप्शनल केस है, इस 4 को अलग से याद कर लो जहां इवन नंबर भी आता है। नोट कर लो इसको। फ्यू कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन, few compounds of halogen, few compounds of halogen in which halogen show even number oxidation state, in which halogen show even number oxidation state. even number oxidation state कंपाउंड क्या है, ClO2, ClO3, BrO2, BrO3। ये एक्सेप्शनल केस है, इनको अलग से याद कर लो जहां इवन नंबर है +4 +6। +4 +6। नोट कर लिया। एक्सेप्शनल केस है कि हैलोजन के कुछ कंपाउंड इवन नंबर में मिलते हैं, जिनको हम अलग से नोट करा दी, इनको याद कर लो। इनकी प्रॉपर्टी कुछ स्पेशल आगे डिस्कस करेंगे। बाकी सारे जितने कंपाउंड है इंटर हैलोजन ऑक्सी एसिड सब ऑड नंबर में ही पाए जाएंगे, +1 +3 +5 +7। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे पॉजिटिव वैल्यू कई आ रही, +1 3 5 7, इनमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा स्टेबल होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो हम किस एलिमेंट की बात करते हैं। हम आयोडीन की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। हल्का है कि एटम भारी है? यदि भारी है मतलब आयोडीन सबसे भारी होता है फैमिली का। अपने फैमिली में हैलोजन में सबसे हैवी कौन हुआ? आयोडीन। और जो एलिमेंट सबसे हैवी होता है उसमें इनर पेयर इफेक्ट लगता है। ये बात तो दिमाग में बिठा लो, ये तो हम बोरान फैमिली से बोलते चले आ रहे हैं। जो पी ब्लॉक का सबसे हैवी एलिमेंट होगा उसमें इनर पेयर इफेक्ट लगेगा, और इनर पेयर की वजह से आयोडीन के वैलेंस शेल का s इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि s स्फेरिकल होने की वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के नज़दीक होती है, और न्यूक्लियाई s के इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कर लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड होगा वो एक्साइट नहीं होगा, बॉन्डिंग में आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो S को छोड़ो, केवल P के पार्टिसिपेट कर जाने से, केवल P के लॉस होने जाने से आयोडीन का सबसे स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होगा +5, सबसे स्टेबल। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नोट करो, इन आयोडीन +5, इन आयोडीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। In iodine
+5 oxidation state more stable. More stable due to inert pair effects. Due to inert pair effect. अच्छा, अब इसको बताने से फ़ायदा क्या है? हमने अपना काम कर दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच इज़ अ मोर स्टेबल इंटरहैलोजन, कौन इंटरहैलोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? ऑप्शन दिया IF, IF3, IF5, IF7। अच्छा, विच इज़ नॉट ए इंटरहैलोजन कंपाउंड, ऑप्शन दिया है IF2। ये एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन सबसे स्टेबल होगा IF5। अच्छा, फिर नया क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे सामने रख दिया ऑक्सी एसिड हैलोजन का, उसमें रखा है HiO, HiO2, HiO3, HiO4। हाँ, विच ऑक्सी एसिड ऑफ आयोडीन मोर स्टेबल? हम इस पर टिक मारेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें आयोडीन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि स्टेबल है। मतलब मेरे सामने आयोडीन का 4 कंपाउंड रख दे विच इज मोर स्टेबल, हम क्या खोजेंगे उसमें? किसमें +5 है? जिसमें +5 देखेगा टिक मार देंगे, क्यों? क्योंकि आयोडीन का +5 स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस। और देखो, कभी ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे सामने आगे चलकर रिएक्शन आएंगे, तो रिएक्शन के दौरान जैसे हमको आयोडीन को ऑक्सीडाइज करना है, हमने आयोडीन का रिएक्शन कराया किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अब क्वेश्चन मन में आ रहा है कि आयोडीन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आखिर आयोडीन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना सकता है, ऑप्शन क्या बन सकता है? तो हम सोचेंगे आयोडीन का सबसे स्टेबल वैल्यू होती क्या है? हाँ, +5 ज़्यादा स्टेबल है, तो जरूर +5 का कंपाउंड बनेगा। नहीं समझ में आया? हम रिएक्शन को ऐसे ही याद करते हैं, रटेंगे नहीं, बस समझ करके आंसर निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया? कोई ज़रूरी कि हमसे 4 कंपाउंड दे के पूछे कौन स्टेबल है? कोई रिएक्शन भी लिखा रहेगा और कहेगा इसका प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। हम क्या देख रहे हैं? उसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयोडीन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है, तो उसका प्रोडक्ट वही बनेगा जहां आयोडीन को स्टेबिलिटी मिलेगी। और आयोडीन को स्टेबिलिटी मिलेगी +5 पर। कहाँ मिल रही है? जहां +5 देखें उस पर टिक मार देंगे, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया? यही कंसेप्ट तुम बाकी में भी लगाओगे ना। अब तुमने नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड दे दिया जाए, +3 का कंपाउंड दिया, +2 का दिया, +1 का दे दिया, और सामने कौन बैठा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमको पता है इसको ऑक्सीडाइज करेगा, जिसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग है वही ना काम करेगा। जब सामने बैठा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिएक्शन किससे हो रहा है? नाइट्रोजन के कंपाउंड के साथ, तो निश्चित ऑक्सीजन नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले जाएगा? जहाँ उसकी स्टेबिलिटी है। अब बताओ, नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी कहाँ बताए थे? नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी हम कहाँ बताए थे? बोलो जब सोचो, माइनस बोलने से पहले सोचो, माइनस से पहले बोलने सोचो हम बोल क्या रहे हैं। सामने कौन बैठा है? ऑक्सीडाइजिंग, तो वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीजन नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? तो माइनस कहाँ से आया? प्लस आएगा। अब प्लस वैल्यू सबसे स्टेबल कौन सी है? +5 पे टिक मार देंगे। अब चाहे नाइट्रिक एसिड हो, चाहे 2O5 हो, चाहे कुछ भी हो। नहीं समझ में आया? हाँ, यदि सामने मान लो +1 का कंपाउंड है नाइट्रोजन का, और सामने बैठा रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बैठा है? तो निश्चित को रिड्यूस करेगा, उसकी ऑक्सीजन को घटाएगा, तो घट के वो कहाँ जाएगा? हाँ, -3 स्टेबल है, अमोनिया पे टिक मार देंगे। -3 मतलब अमोनिया। समझ में आया? तो रिएक्शन को याद करने का यही कंसेप्ट है। ऐसे तुम रटोगे ना, दिमाग भारी हो जाएगा। तो दिमाग भारी करके चलोगे तो थक जाओगे। हर बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा, समझने के बाद जब बात समझ में आ जाए ना, तो उसको अप्लाई करो प्रॉब्लम में। जितना अप्लाई करते जाओगे ना, वो बात तुम्हारी अपनी हो जाएगी, अपने कॉन्फिडेंस में आ जाएगी। जो मेरे अंदर विश्वास बोल रहा है वो तुम्हारे में बोलेगा, और जिस दिन बोलने लग जाए विश्वास, समझना तुम ट्रैक पर आ चुके हो, सिलेक्शन के नज़दीक हो। बात समझ में आया? ये नहीं कि केवल सुन लिया, कॉपी पे उतार लिया तो मेरा काम बनेगा। काम बनेगा तब जब उस सुनी हुई बातों को प्रैक्टिस में, अपने प्रैक्टिस में लाओगे। उसके लिए क्वेश्चन लगाना, करना क्या है? क्वेश्चन लगाते जाओगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, बात बैठती जाएगी अंदर जाके। बोलो, बात समझ में आया? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? हमें तो अभी हम पढ़ाएंगे, इसका पूरा ऑक्सी एसिड का ऑर्डर है। सबसे वैसा आंसर तो यही है, लेकिन हम बताएंगे क्यों। अभी इसका टॉपिक आगे आएगा इसी चैप्टर में।
वेट करो। हाँ, ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ बोलो। ClF, हाँ ClF बनता है, इंटरसेक्शन कंपाउंड बनता है। आगे चल के इसका रिएक्शन पढ़ाएंगे तुम लोग को। BrF, हाँ वही बनता है। ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन, छोटा हाइड्रोजन और नंबर में आ सकता है। BrF बन सकता है, BrF3 बन सकता है, BrF5 बन सकता है। अच्छा देखो, IF7 तो बन जाएगा कैसे तैसे, लेकिन ClF7 की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बन सकता है लेकिन स्टेबिलिटी कम होगी। कारण है कि फ्लोरीन की संख्या देखो 7 है, 7 फ्लोरीन है। अब आयोडीन का घर बड़ा है तो बड़े घर में 7 फ्लोरीन समा जाएगा। क्लोरीन का घर छोटा है तो छोटे घर में 7 फ्लोरीन एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। मतलब क्लोरीन के पास 7 फ्लोरीन रखने की क्षमता है, वो चाहता है आ जाए, लेकिन फ्लोरीन रह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का घर छोटा है। क्योंकि जब भी कोई हाइड्रोजन साथ में आता है ना, तो साथ में 3 लोन पेयर भी लेके आता है। 3 बच्चे भी साथ में, सबके साथ। एक क्लोरीन के साथ 3 लोन पेयर है तो 7 क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ 21 लोन पेयर। बता, 21 लोन पेयर को संभालना क्लोरीन के बस में नहीं है, क्योंकि उसका साइज छोटा है। आयोडीन का साइज बड़ा है। इसलिए IF7 तो स्टेबल है, लेकिन ClF7 स्टेबल ड्यू टू साइज इफेक्ट। नोट कर लो, IF7 स्टेबल बट ClF7 अनस्टेबल। IF7 स्टेबल बट ClF7 unstable due to small size of chlorine. Due to small size of chlorine. Due to small size of chlorine cannot accommodate 7 fluorine atom. Due to small size of chlorine cannot accommodate 7 फ्लोरीन एटम। ठीक है, क्लोरीन छोटा होने की वजह से 7 फ्लोरीन को अपने घर में नहीं संभाल पाएगा, इसलिए ClF7 अनस्टेबल है। IF7 स्टेबल है लेकिन ClF7 स्टेबल नहीं है। अच्छा, IF7 तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन FI7 एग्जिस्ट, हाँ इसका जवाब क्या देंगे? क्या ये बोलेंगे फ्लोरीन का घर बहुत छोटा है? फ्लोरीन का घर भी छोटा है, फ्लोरीन में दिल भी नहीं है, वैकेंट डी भी नहीं है। क्लोरीन के पास कम से कम दिल तो है, मतलब 7 फ्लोरीन का स्वागत करने का दिल तो है, लेकिन घर छोटा है। और फ्लोरीन का तो दिल ही नहीं है कि मेरे घर मेहमान आए, मतलब वैकेंट डी ही नहीं है, दिल में जगह ही नहीं है, डी नहीं है। तो जवाब क्या होगा? FI7 इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी नहीं है। क्लोरीन के पास डी है लेकिन जगह नहीं है, और इसके पास दिल ही नहीं है तो जगह कहाँ से आएगी? नोट करो, IF7 एग्जिस्ट बट FI7 डज नॉट। IF7 एग्जिस्ट बट FI7 डज नॉट। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी in fluorine. Due to absence of vacant D in fluorine, it cannot show covalency more than 1. Due to absence of vacant D in fluorine, it does not show covalency 1. More than 1. It does not show covalency more than 1. Due to absence of vacant D in fluorine, it does not show covalency more than 1. फ्लोरीन की बात चल रही है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। BrF7, हाँ जितना ज़्यादा IF7 एग्जिस्ट करेगा उतना BrF7 नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन फैमिली सबसे बड़ा घर आयोडीन का है। उस बड़े घर में 7 फ्लोरीन बड़े आराम से समा जाएंगे, लेकिन ब्रोमीन का घर आयोडीन से, तो हम ये कहेंगे कि IF7 मोर स्टेबल देन BrF7। ये बात समझ में आई? बैठ जाओ। हाँ अब आ जाओ जीरो ग्रुप।
जीरो ग्रुप। एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। रेडॉन रेडियो एक्टिव है, इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करेंगे। F2 फ्लोरीन क्यों नहीं बनता? फ्लोरीन तो एग्जिस्ट करता है। F2 यही ना? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, किसके ऊपर? क्यों? जब दोनों एटम सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो चार्ज कहाँ से आया? चार्ज तो जीरो है। चार्ज तब आता है जब डिफरेंट होता है, दो डिफरेंट एटम हो गए तब। दोनों फ्लोरीन सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम, तो चार्ज किस बात का? चार्ज आएगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। बोलो, बात समझ में आई? हमारे में ख्याल तब आता है जब किसी को दूसरा देखते कि हम कुछ और है, दूसरा कुछ और है। यदि हम सबको अपना ही रूप जानेंगे कि सब मेरा ही रूप है, तो हमको उसका ख्याल ही नहीं है, क्योंकि हम ही है ना। दूसरा होगा तो अपना उसका ख्याल आएगा। ये ख्याल ही तो चार्ज है। हाँ, वो अच्छा है, बुरा है। अच्छा है तो पॉजिटिव ख्याल, बुरा है तो नेगेटिव ख्याल। ये अच्छा बुरा कब? जब हम उससे अलग हैं, दूसरा है वो। लेकिन वो हमारा ही रूप है, हम ही है वो, तो फिर ख्याल किस बात का? चार्ज क्या? जीरो। तो जब दो एक ही एटम है तो ख्याल किस बात का? डिफरेंस जीरो, चार्ज जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। हाँ, बोलो, बात समझ में आया? चलो, हाँ, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP6। बताइए स्टेबल है कि नहीं? और जब स्टेबल है तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, और जब तक बॉन्ड बनाएगा नहीं, चार्ज आएगा नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। इसलिए बोलते हैं इनर्ट गैस। हाँ, बोलो। सर, आप बोले थे कि नेचर में कोवैलेंसी जो जिसका 6 होता है वही एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर तो IF7 एग्जिस्ट। हम नेचर में जो कोवैलेंसी, हाँ बोलो। हाँ हाँ, 7 सर बोले थे आप कि जो कोवैलेंसी उसकी आएगी उसी से कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो कोवैलेंसी क्या आ रही? 1357 आ रही है, तो कंपाउंड भी तो इंटरजन 1357 बन ही रहा है। ये पूरा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं नेचर में? I7 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा सर, आप बोले थे कि IF7 ना? यस। हाँ हाँ, एग्जिस्ट करेगा। आप बोले थे कि नेचर में वही मॉलिक्यूल स्टेबल होता है जिसकी कोवैलेंसी 6 होता है मैक्सिमम, तो वही। हाँ, ये बोलो ना कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो है IF7 में कम होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी तो है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी तो है। 3 तरह की स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल में, इलेक्ट्रॉनिक, स्ट्रक्चरल, थर्मो। इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है थर्मो। तो थर्मो की वजह से IF7 एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, IF7 कम स्टेबल होगा क्योंकि उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या आ रहा है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और सबसे स्टेबल होता है ऑक्टाहाइड्रल। तो ऑक्टाहाइड्रल की तुलना में इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, लेकिन नेचर में तो एग्जिस्ट करेगा। क्यों? ड्यू टू थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो कि है इसके पास। बनने के बाद, जोर से बोलो। ये मतलब जब बनेगा कंपाउंड, हाँ। तो उसके बाद IF5 और प्लस F2 बन सकता है। IF5 तो बन गया, उसके बाद IF5 के बाद F2 ब्रेक होने के बाद नहीं, IF2 तो नहीं बनेगा। IF2 नहीं बनेगा क्योंकि आयोडीन के साथ दो फ्लोरीन। F2 केवल F2। यस, IF5 प्लस F2। हाँ हाँ हाँ, IF7 जब टूटेगा तो टूट के IF5 प्लस F2 बन सकता है। ये एग्जिस्टेंस है। हाँ, देखो सामने, नोबल गैस के केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन स्टेबल होता है, तो ये न तो लॉस करेगा न तो गेन करेगा। तो ऐसे केस में कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा, न तो बॉन्ड बनेगा। इसलिए बोलते हैं इनर्ट गैस, बोलते हैं ना इसको। इनर्ट गैस मतलब दे आर कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव। नोट करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस स्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस स्टेबल, they are chemically inert. They are chemically inert. They are chemically inert. स्टेबल है इसलिए केमिकली इनर्ट है, किसी से बॉन्ड बनाएंगे नहीं तो न तो कोवैलेंसी आएगी न तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। हाँ, लेकिन जीनॉन और क्रिप्टॉन ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाए
फ्लोरीन क्योंकि हाईली रिएक्टिव है उसके साथ, नॉर्मल कम रिएक्टिव के साथ तो कंपाउंड बनाएगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड बनाना चाहता ही नहीं है, तो क्योंकि स्टेबल है। लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं जो कि इसके साथ ज़बरदस्ती कंपाउंड बनाए, और जब बनाए तो इनका नाम रख दिया नोबल गैस। नोबल मीन्स दे शो पार्शियल रिएक्टिविटी। इनर्ट गैस मतलब कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव। शुरू में इसका नाम इनर्ट गैस रखा गया था, लेकिन जब इन्होंने कंपाउंड बना लिए फ्लोरीन के साथ तो नाम बदल के रख दिया नोबल गैस। दे शो पार्शियल रिएक्टिविटी। बट क्रिप्टॉन एंड जिनॉन, but krypton and xenon with high reactive element fluorine oxygen, with high reactive element fluorine oxygen, with high reactive elements fluorine oxygen form compound. High reactive element fluorine oxygen form compound. और जब कंपाउंड बने हैं तो जरूर कोवलेंसी भी आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर भी आएगा। तो क्या आएगा, अब बात यह है क्या आएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अभी से विचार कर लिया जाए। और जो जो पॉसिबिलिटी दिखेगी आगे चल के उसी पॉसिबिलिटी के कंपाउंड की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, उनका शेप, उनका हाइब्रिडेशन, उनका डाइपोल, उनकी पोलरिटी, उनकी रिएक्टिविटी, उन्हीं की स्टडी करेंगे जो एग्जिस्ट करेगा। तो क्या एग्जिस्टेंस है देखा जाए, जिनॉन और क्रिप्टॉन। हाँ बताओ, जिनमें वैकेंटी है कि नहीं? ये फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, इसमें तो है डी है ही नहीं है। हाँ वैकेंटी आर्गन में भी है, क्रिप्टॉन में भी है और जिनॉन में भी है, लेकिन कंपाउंड केवल जिनॉन क्रिप्टॉन ही बनाएंगे, आर्गन नहीं बना पाएगा, क्योंकि आर्गन का साइज छोटा होता है, और जितना साइज छोटा होगा उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड होगा, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो केवल पार्टिसिपेट करता है जिनॉन और क्रिप्टॉन। समझो ये जिनॉन है, जिनॉन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5s2 5p6, s में है 2 इलेक्ट्रॉन, p में है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। पता इसमें d है ना, जिनॉन में d है, खाली पड़ा, पूरा वैकेंट है। ये हो गया 5d, 0 वैकेंट है, टोटली वैकेंट। अब बताओ ग्राउंड स्टेट में कहीं अनपेयर्ड दिख रहा है? जब अनपेयर्ड है ही नहीं तो बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, कोवलेंसी क्या हो गई, 0। हाँ लेकिन जब जिनॉन के घर में फ्लोरीन जाएगा, जिनॉन के घर में फ्लोरीन जाएगा, फ्लोरीन क्या दमदार है, पावरफुल है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जिनॉन फ्लोरीन को देख के उसका स्वागत करने के लिए एक्साइटेड हो जाएगा, और जब ये एक्साइटेड होगा तो उसका एक इलेक्ट्रॉन p का एक्साइट होकर d में चला जाएगा, और जहाँ p से d में गया एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एक्साइटेशन, अनपेयर्ड कितने हो गए? अब ये 2 अनपेयर्ड, जिनॉन के 2 अनपेयर्ड आने वाले 2 फ्लोरीन का स्वागत करेंगे और 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया जिनॉन डाइफ्लोराइड, HCF2 बन गया। चलो अब इस जिनॉन के घर में फ्लोरीन और आए, ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, तब जिनॉन फर्दर एक्साइटेशन होगा, और जिनॉन का एक इलेक्ट्रॉन p का एक्साइट होके फिर d में चला जाएगा, और जहाँ एक्साइट होके d में गया अनपेयर्ड कितने, 4, तो 4 अनपेयर्ड जिनॉन के, 4 अनपेयर्ड 4 फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो बन जाएगा 4 कोवलेंट बॉन्ड, और मॉलिक्यूल होगा XeF4 बन जाएगा। इसमें कोवलेंसी जिनॉन की कितनी हो गई, 4। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, अच्छा प्लस क्यों, माइनस क्यों नहीं? हाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो फ्लोरीन पर माइनस, जिनॉन पे प्लस आएगा और आएगा +4, तो यहाँ जिनॉन का +4 और यहाँ जिनॉन का +2। कोवलेंसी देखा जाए, कोवलेंसी पहले वाले कंपाउंड में हाँ 2 है और दूसरे वाले में 4 है। अच्छा आगे चलो, इस जिनॉन के घर में और ज़्यादा फ्लोरीन आ गए, इसका फर्दर एक्साइटेशन होगा जिनॉन का, और एक इलेक्ट्रॉन p का एक्साइट होके d में गया, बताओ कितने अनपेयर, 6 अनपेयर। अब ये 6 अनपेयर 6 फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और बन जाएगा XeF6। इसमें जिनॉन की कोवलेंसी हो गई 6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6। बोलो बात समझ में आई? अच्छा अब इस जिनॉन के घर में और फ्लोरीन आ गए,
फर्दर एक्साइटेशन होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के फिर डी में जाना चाहिए। हाँ, अनपेयर्ड कितने हो गए बोलो? 8। और जब ये 8 अनपेयर्ड जिनॉन के 8 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करके 8 कोवलेंट बॉन्ड बना करके क्या बनना चाहिए? XeF8 बन जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये स्टेबल नहीं हो पाता। जिनॉन का दिल है कि फ्लोरीन घर में आए, उसका हम स्वागत करें, लेकिन इतने सारे फ्लोरीन जिनॉन के घर में एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। कारण संख्या उनकी बहुत ज़्यादा है और हर फ्लोरीन के साथ 3 लोन पेयर, मतलब 3 बच्चे भी साथ में हैं। तो 8 तरीके 24 लोन पेयर इस जिनॉन के घर में एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर कहोगे यदि बच्चे घटा दिया जाए, लोन पेयर कम कर दिया जाए, तब तो जिनॉन रख लेगा ना? हाँ, बिल्कुल रखेगा, लेकिन संख्या कम हो जानी चाहिए और वो ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है और कोवलेंसी कितनी होती है? 2। तो 6 में से 2 को बॉन्ड बनाया, बचा कितने? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना होता है? 6 होता है ना, 16 ग्रुप एलिमेंट है ना। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा, ज़्यादा 4 जोड़े बनाओ, कितने आएंगे? 2। तो हर ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर आएगा और एक फ्लोरीन के साथ 3 लोन पेयर आएगा। तो बताओ, ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर कम है ना, बच्चों की संख्या कम है ना, अब बच्चे जब कम रहेंगे तो घर में शांति ज़्यादा रहेगी। तो ऑक्सीजन के साथ ये है कि एक ऑक्सीजन 2 लोन पेयर लाएगा तो जिनॉन उसको एकोमोडेट कर लेगा। देखो सामने, हाँ, एक ऑक्सीजन आया, 2 बॉन्ड बनाया, 4 में से 2 बॉन्ड बनाया, 6 में से 2 बॉन्ड बनाया, बचा 2 लोन पेयर। हाँ, दूसरा ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड, तीसरा भी 2 बॉन्ड, चौथा भी 2 बॉन्ड, अब बन गया XeO4 बन गया। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर जाएगा, जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड बन जाएगा। मतलब एक जिनॉन 4 ऑक्सीजन को अपने घर में रख लेगा आराम से, लेकिन 8 फ्लोरीन को नहीं रख पाएगा। कारण फ्लोरीन की संख्या बहुत ज़्यादा है और हर फ्लोरीन के साथ 3 लोन पेयर है। तो XeF8 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन XeO4 एग्जिस्ट कर जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन की संख्या घटा दिया जाए तो XeO3 भी एग्जिस्ट कर जाएगा। मान लो S का एक्साइट ना करो तो उसके इसमें जब X एक्साइट नहीं करेंगे तो कितने अनपेयर हो जाएंगे? अनपेयर होगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 6 अनपेयर है तो 6 अनपेयर के साथ 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन शेयरिंग कर जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा XeO3। तो XeO3 बन सकता है, XeO4 भी बन सकता है, स्टेबल है, बन जाएगा, लेकिन XeF8 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, ध्यान दिया है, इवन नंबर में कंपाउंड बन रहे हैं, या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। इसमें 8 बॉन्ड है जिनॉन के। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा है, XeO8। देखो यहाँ जिनॉन की कोवलेंसी 8, जिनॉन ने टोटल 8 बॉन्ड बनाए, कोवलेंट बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोवलेंसी जिनॉन की हो गई 8, XeO4। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर +8। तो इस फैमिली में जिनॉन का कोवलेंसी पूछा जाए तो जवाब होगा 2 4 6 8। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए +2 +4 +6 +8। बोलो, बात समझ में आई? अब मेरे सामने नोबल गैस का कोई कंपाउंड रख दे और पूछे विच कंपाउंड अनस्टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, हम क्या करेंगे? उस कंपाउंड में जिनॉन का ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे। यदि ये वैल्यू ऑड नंबर में आई, किसमें? जबकि हम क्या बोल रहे हैं और वहाँ क्या आ रहा है, मतलब वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्सेप्शनल केस होता तो हम जरूर बोलते, नहीं बोल रहे हैं मतलब कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये कंसेप्ट लागू होगा। क्लोरीन में था, हमने अलग से लिखवाया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो मतलब इसके अनुसार बन रहा है तो एग्जिस्ट करेगा, इसके अनुसार नहीं बन रहा है एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलो, बात समझ में आया? और ऐसा भी हो सकता है जिनॉन के घर में केवल फ्लोरीन ना आके फ्लोरीन ऑक्सीजन मिल करके आ जाए, है ना, दोनों एक साथ आ सकते हैं जिनॉन के घर में। तो जिनॉन दोनों का स्वागत करेगा, फ्लोरीन का भी करेगा, ऑक्सीजन का भी करेगा। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल बनता है XeO3F2।
XeOF4 बनता है। तुम चेक कर लो, इन सभी में जिनॉन की कोवैलेंसी या तो 2 होगी, या तो 4 होगी, या 6 होगी, 8 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर या तो +2 या +4 +6 +8 ही होगा, चेक कर सकते हो। यदि इसके आंसर दिख रहा है तो सही है, ना दिखे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। करके देख लो। हाँ, एक ऑक्सीजन में -2, 3 दूना 6 और 2 8 +8 है। हाँ, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ये हो गया, -4 -2 क्या हुआ, +6। देखो ऑड नंबर में, इवन नंबर में आ रहा है ना, 6 8 बनेगा, एग्जिस्टेंस है। तो कौन सा मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये तुमको आइडिया लग गया इस वैलेंसी के अनुसार, ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार। आगे चल के इन्हीं सब मॉलिक्यूल का जिसका एग्जिस्टेंस है, इनका हम हाइब्रिडाइजेशन, इनका शेप, इनका डाइपोल, इनकी पोलरिटी, इनकी रिएक्टिविटी हम लोग स्टडी करेंगे। जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। बोलो, बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ये है कि इतने सारे कंपाउंड जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनमें सबसे स्टेबल जिनॉन का कंपाउंड कौन होगा? विच इज मोर स्टेबल जिनॉन कंपाउंड? ऑप्शन दिया A B C D करके, हमको टिक मारना है। तो देखो, ये भी तो P ब्लॉक है, इसमें भी तो भारी एलिमेंट होगा, उसमें इनर्ट पेयर लगेगा। तो बताओ जिनॉन भारी है? नहीं, अभी डाउट है तो नीचे इनर्ट पेयर लगेगा। और जब इनर्ट पेयर लगेगा तो जिनॉन के वैलेंस शेल का S इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में आसानी से पार्टिसिपेट, मतलब एक्साइट नहीं होगा। तो ठीक है, S नहीं होगा, P तो होगा। अब P के एक्साइट होने से, P के लॉस होने से +6 आ जाएगा। अब जिनॉन का सबसे स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट +6 होगा। यानी इन चारों में सबसे स्टेबल कंपाउंड XeF6 है। बताओ, कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता चल गई, इनमें सबसे स्टेबल कौन होगा और अनस्टेबल कौन होगा? +8 सबसे अनस्टेबल होगा। और NCERT खोल के देख लो, इसके बारे में लिखा है XeO8 एक्सप्लोसिव कंपाउंड, विस्फोटक है, हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि जबरदस्ती बनाया गया, और वो भी +8 में, जो कि उसकी स्टेबिलिटी के अगेंस्ट है। तो जिनॉन टेट्राऑक्साइड इज द एक्सप्लोसिव कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल। बोलो, बात समझ में आया? ये समय टॉपिक क्या चल रहा है? वैलेंसी, एलिमेंट की वैलेंसी, कंबाइन करने की टेंडेंसी कि ये एलिमेंट क्या क्या बॉन्ड बना सकता है, क्या क्या कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है, कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। ये हो गया P ब्लॉक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं D ब्लॉक में। हाँ, हेडिंग दो, वैलेंसी ऑफ D ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। हाँ, ट्रांजिशन मेटल D ब्लॉक आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये है D ब्लॉक। ये है 3D सीरीज के एलिमेंट है, इसके नीचे आएगा 4D सीरीज और फिर नीचे आएगा 5D सीरीज। जो कंसेप्ट हम 3D में सुनाएंगे वही कंसेप्ट 4D 5D में भी लागू होगा, लेकिन हम 3D के सारे मेटल की वैलेंसी निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि सिलेबस में 3D हमारे है, तो हम 3D का ही कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि NCERT पूरा 3D पे डिफाइन किया है, तो हम भी 3D का ही डिफाइन करेंगे। लेकिन एग्जामिनर का दिमाग फिर गया और 4D से क्वेश्चन बना दे तो 5D से बना दे, तो बनाने दो, तुम यही कंसेप्ट उसमें भी लगा देना। जो कंसेप्ट 3D में है वही 4D में, वही 5D में है। हाँ, अब देखो, ये जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। एक ही मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर की कई वैल्यू आती है, +2 +3 +4 +5 +6। इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट, जो कि ट्रांजिशन मेटल का मेन फीचर है, मेन कैरेक्टर है। नोट करो, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी
variable valency and oxidation state. So variable valency and oxidation state इसका मेन कैरेक्टर है, जबकि एस ब्लॉक में ऐसा नहीं था। याद करो, हमने लिखवाया एस ब्लॉक में एल्कली मेटल ओनली +1 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू बोला ही नहीं हमने। आर्थ मेटल में ओनली +2। अच्छा, हम पी ब्लॉक में गए, बोरान फैमिली हमने बोला, बोरान का +1 और +3, +2 गायब है। अच्छा, कार्बन फैमिली में जाओ, +2 के बाद +4 +3 गायब है ना। तो मतलब एक के बाद दूसरी वैल्यू के बीच में गैपिंग आ रहा है, कंटिन्यूस कोई वैल्यू नहीं आ रही है। मतलब वेरिएबल वैलेंसी ना तो एस का करेक्टर है ना तो पी का करेक्टर है, केवल डी का करेक्टर है। जहाँ वेरिएबल वैलेंसी मिलेगा मतलब 2 के बाद 3 मिलेगा, 4 5 6 लगातार वैल्यू आएगी, कंटिन्यूस वैल्यू आएगी। इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीजन स्टेट, जो कि ट्रांजिशन मेटल का मेन करेक्टर है। शो वेरिएबल वैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट द मेन करेक्टर और ट्रांजिशन मेटल, इसी को ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल। हाँ, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं इस फैमिली के अंदर जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते हैं, उनको ट्रांजिशन से बाहर किया गया है, और वो एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये 3 मेटल ऐसे हैं डी ब्लॉक के जो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते हैं, इनको ट्रांजिशन सीरीज से बाहर रखा गया है। एक ही वैलेंसी आती है, फिक्स वैल्यू। चलो ठीक है, इनको छोड़ो, बाकी जो करते हैं उनको देख लिया जाए। अच्छा, देख तो लेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता ही क्यों है ट्रांजिशन मेटल, जबकि एस और पी में ऐसा नहीं था। वेरिएबल वैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट एस और पी का करेक्टर नहीं है, वो ट्रांजिशन मेटल का ही करेक्टर है। तो आखिर क्यों, आखिर खासियत क्या है? ध्यान से देखो, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1D 1 to 10 NS122। ये इनके वैलेंस शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस शेल का, इनके वैलेंस शेल में N-1D और NS सब शेल के बीच एनर्जी गैप बहुत कम होता है। कम एनर्जी गैप होने से, कम एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का लॉस S से भी होता है और D से भी हो जाता है, दोनों जगह से लॉस होता है। और यहाँ तक कि एनर्जी गैप कम होने से क्रोमियम और कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी में भी चला जाता है, ताकि डी फुलफिल हाफ फिल हो जाए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त कर ले। क्यों होता है एक्साइटेशन? क्योंकि दोनों में एनर्जी का गैप कम है, एनर्जी डिफरेंस कम है, इस वजह से। तो उसी एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से ये एलिमेंट जब भी बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं तो इनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन एस से भी होता है और डी से भी होता है, और दोनों जगह से लॉस हो जाने से ऑक्सीडेशन नंबर की कई वैल्यू आ जाती है। इसी को बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीजन स्टेट। देखो, वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीजन स्टेट ड्यू टू variable valency and oxidation state due to small energy difference between N-1D and NS subshell. Small energy difference between N-1D and NS subshell. Small energy difference between N-1D and NS subshell। बोलो, बात समझ में आया? ये इसका मेन रीजन है जिस वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस एस से भी होता है और डी से भी होता है। जबकि पी ब्लॉक में क्या था? देखो, पी ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन था NS2 NP 1 to 6, यही ना था। बोरान में 1 था और नोबल के ताते 6 हो गया था। तो पी ब्लॉक में S और P के बीच का एनर्जी गैप ये बढ़ता जाता है जब हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं। जैसे नीचे आते जाएंगे गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियाई S को अंदर की ओर घिसता जाएगा, तो न्यूक्लियस के करीब आएगा, P थोड़ा दूर होगा, तो इनके बीच का एनर्जी गैप बढ़ जाता है। और गैप बढ़ जाने से P का इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो जाता है, S लॉस नहीं हो पाता, और ना हो पाने से
ना हो पाने से, जैसे मान लो कि P के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो केवल P का लॉस होगा, S का लॉस नहीं होगा, तो केवल एक का लॉस होगा तो +1 आएगा। मान लो S भी लॉस होगा तो 3 ना आएगा, तो 2 तो नहीं ना आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 के बाद सीधे 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी का गैप ज़्यादा है। गैप ज़्यादा होने से इसमें वेरिएबल वैलेंसी हमको नहीं मिलेगा P ब्लॉक में, जबकि D ब्लॉक में मिलेगा। अच्छा ठीक है, मिलेगा तो वेरिएबल वैलेंसी क्या आएगी, हर मेटल में रेंज क्या होगा, इस पर ध्यान दो। ये हम बताने जा रहे हैं, हर मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या होगा और उसी रेंज के भीतर कंपाउंड बनेगा, रेंज के बाहर नहीं जाएगा। अब वो रेंज क्या होगा देखो सामने। हाँ, इसके लिए हम पहले सारे एलिमेंट का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसी कॉन्फ़िगरेशन से हम हर एलिमेंट का रेंज बताएंगे, उसकी लोअर लिमिट और हायर लिमिट क्या होगी। उसी लिमिट के अंदर ही वो एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। हाँ देखो, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2, बोलो है ना। टाइटेनियम का 3d2 4s2, वेनेडियम का 3d3 4s2, क्रोमियम का 3d, वैसे 3d4 4s2 होता है, लेकिन एनर्जी गैप कम होने की वजह से S से ट्रांसफर D में हो जाता है, ताकि D हाफ फील्ड हो जाए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त कर ले। कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का 3d5 4s1, सबको पता है। हाँ, मैग्नीज का 3d5 4s2, आयरन का 3d6 4s2, कोबाल्ट का 3d7 4s2, निकिल का 3d8 4s2, कॉपर का 3d9 4s2 होता है। लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन S से एक्साइट होके D में चला जाता है, ताकि फुलफिल हो जाए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्राप्त कर ले। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन S से उठ के D में चला गया। हाँ, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। ये है ट्रांजिशन मेटल के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम बता सकते हैं इन मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या होगा, उसकी लोअर लिमिट और हायर लिमिट क्या होगी, और उसी लिमिट के अंदर ही कंपाउंड बनेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। एक दायरा होता है हर मेटल का, इसी दायरे में घूमेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। वो दायरा ही पकड़ना हमको। देखो सामने, तो जब भी बताओ ये मेटल है ना कि नॉन मेटल है, पहले बताओ। डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल? तो इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी कि लॉस? हाँ, लॉस करने की होगी। और जब भी लॉस करेगा तो इन पर ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस आएगी कि प्लस आएगी? प्लस आएगी। तो पहले हमको ये बताओ, जो लॉस होगा पहले कहाँ से लॉस होगा? पहले एस से लॉस होगा कि पहले डी से लॉस होगा? बोलो। हाँ, इस बात को हम साबित कर चुके हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाते समय इसको प्रूफ कर चुके हैं कि जब भी ट्रांजिशन मेटल लॉस करता है तो पहला एस से लॉस करता है, फिर बाद में डी से। तो ठीक है, इतना तो कंफर्म है कि एस से ही लॉस करेगा, लेकिन एस से कितना लॉस करेगा? उतना ही लॉस करेगा जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन होगा। एस में 1 है तो 1 लॉस करेगा, 2 है तो 2 लॉस करेगा। अब बताओ इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 लॉस करेगा। इसके एस में 2, इसके एस में 2, इसके एस में 1। तो या तो एस में 1 है या तो 2 है। तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू या तो +1 आएगी या तो +2 आएगी। नोट करो, लोअर ऑक्सीजन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, आइदर +1 और +2। लोअर ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू जो आएगी आइदर +1 और +2। कंसेप्ट मात्र एक लाइन का है और उस एक लाइन से पूरा डी ब्लॉक कवर हो जाएगा। ध्यान सुनो जो बात बताने जा रहे हैं हम। एक लाइन के कंसेप्ट से तुम पूरे डी ब्लॉक का सारे मेटल का रेंज निकाल सकते हो। हर मेटल का तुम बता सकते हो क्या रेंज क्या होगा। बस एक लाइन का कंसेप्ट है, वही बताने जा रहे हैं। हमें क्या बोला? लोअर ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू जो आएगी आइदर +1 और +2। क्यों बोला? क्योंकि एस में या तो 1 है या तो 2 है, और लॉस पहले एस से होना ही है। तो एस में 1 है तो 1 लॉस होगा, +1 आएगा। एस में 2 है तो 2 लॉस होगा तो +2 आएगा। तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू आइदर +1 और +2। बट हायर ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू क्या होगी? हाँ, हायर ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी 1 + x
या 2 प्लस एक्स आएगी, आइदर 1 प्लस एक्स या 2 प्लस एक्स। ये x क्या है? x is the number of unpaired electron in n-1d सबशेल। ये है कंसेप्ट, हो गया, बस यही कंसेप्ट, इसको पकड़ लो, ये हथियार है तुम्हारा, इसी से ही तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, डी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन नंबर संबंधित। हायर ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू जो आएगी 1 प्लस एक्स या 2 प्लस एक्स। एक्स इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबशेल। अब इस एक लाइन को पकड़ लो, तुम्हारे इस डी ब्लॉक के सारे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज मिल जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? तुम्हारे सामने 4 एलिमेंट डी ब्लॉक का रख देगा और कहेगा इन चारों मेटल को ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करो या घटते हुए क्रम में अरेंज करो। तो कैसे करें? कंसेप्ट इसी में है। अब चाहे मेटल 3D का दे दे, 4D का दे दे, 5D का दे दे, इसमें से कोई 20 का 4 एलिमेंट उठा के दे दे, क्वेश्चन तो बन सकता है कहीं से भी। यही कंसेप्ट है। अब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है? हम करके दिखा रहे हैं ना, सब देखो आएगा ना सामने। पहले मेरा कंसेप्ट तो पकड़ लो, हमने ये बोर्ड पे लिखा है, ये इसको लिखा के नहीं सबने लिख लिया ना। अब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं इसमें, और हर मेटल में रेंज निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू। वो उसकी लिमिट है, उसी लिमिट के अंदर कंपाउंड घूमेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। सामने देखो, हाँ ये बताओ, स्कैंडियम की बात करो, बताओ उसके एस में कितने हैं? तो इसकी लोअर ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू, आवाज ही नहीं आई, हाँ +2। और हायर ऑक्सीजन स्टेट क्या है? 2 प्लस एक्स। एक्स इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d। तो ठीक n-1 3d में कितने अनपेयर्ड हैं? 1। तो हायर वैल्यू 2 + 1 मिला क्या हुआ? 3। तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट +2, हायर ऑक्सीजन स्टेट +3। तो स्कैंडियम के 2 कंपाउंड मिलेंगे नीचे में, +2 +3, बस इसके बाहर नहीं, +2 +3। आगे बढ़ो, टाइटेनियम, हाँ बताओ एस में कितना है? तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू बोलो, हायर वैल्यू बताओ, कितने अनपेयर्ड हैं? कितने अनपेयर्ड? डी में 2 अनपेयर्ड हैं। जब हम डी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड रूल के अनुसार कैसे भरेंगे? 1 2। हुंड रूल के अनुसार एक साथ भरेंगे, 2 ही अनपेयर्ड है, तो 2 और 2 मिला कितना हुआ? 4। तो हायर ऑक्सीजन स्टेट हो गया +4, मतलब +2 +3 +4। ये इसका रेंज है, +2 से कम नहीं, +4 से ऊपर नहीं। आगे बढ़ो, हाँ बताओ इसका लोअर ऑक्सीजन स्टेट वेनेडियम का, आवाज़ नहीं आई, हायर वैल्यू, हाँ +5, बिल्कुल सही। हाँ क्रोमियम का लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू +6, क्योंकि 5 अनपेयर्ड और 1 मिला के 6, हायर वैल्यू +6। मतलब क्रोमियम का +1 +2 +3 +4 +5 इतना रेंज है। इसी रेंज के अंदर कंपाउंड बनेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। सामने देखो, हाँ लोअर ऑक्सीजन स्टेट +2, हायर ऑक्सीजन स्टेट हाँ +7, 5 अनपेयर और 2 मिला के 7। तो मैग्नीज का आएगा +2 +3 +4 +5 +6 +7। ये रेंज है। आगे बढ़ो, आयरन का लोअर ऑक्सीजन स्टेट, हायर ऑक्सीजन स्टेट प्लस, अरे 8 नहीं है, इसमें अनपेयर 4 है। बताओ D6 है ना, तो D6 में टॉन्च भरेंगे तो कैसे भरेंगे? हुंड रूल के अनुसार 1 2 3 4 5, अपेयरिंग हो जाएगी 6। तो अनपेयर तो 4 ही ना है, तो 4 अनपेयर और 2 मिला के 6, तो हायर ऑक्सीजन स्टेट +6। आगे बढ़ो, कोबाल्ट का लोअर ऑक्सीजन स्टेट बोलो, हायर वैल्यू, हाँ अब सही बोले हो, लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू, हाँ +4, लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू +2 आएगी, क्योंकि कॉपर का शुरू में 3D9 था, 3D9 था। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए एस से उठ के डी में गया, तो जब 2 था तो +2 आ गया, और जब स्टेबिलिटी पाने के लिए एस से उठ के डी में चला गया तो पता एस में 1 हो गया, तो लोअर वैल्यू क्या आ गई? +1 आ गई।
तो कॉपर में दो वैल्यू आएगी, +1 और +2। हाँ, लेकिन जिंक वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, उसमें ऑक्सीजन नंबर की एक ही वैल्यू आएगी और वो केवल S के लॉस होने से ही आएगी। तो बताओ जिंक के S में कितना है? 2, केवल एक वैल्यू आएगी +2 बस। अब क्वेश्चन मन में आएगा ऐसा क्यों? जिंक के केस में S के बाद D से लॉस क्यों नहीं हो रहा है? जब S से 2 लॉस हो गया तो D से भी लॉस हो जाए ना? नहीं लॉस हो रहा है, क्यों? जब इसमें D से लॉस हो रहा है तो जिंक में भी S के बाद D से लॉस होना चाहिए था, लेकिन लॉस क्यों नहीं हो रहा है? तो जब आप कहोगे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, S और D के बीच एनर्जी का गैप ज़्यादा है, और गैप ज़्यादा होने से S से तो लॉस हो जाएगा लेकिन D से लॉस नहीं होगा। और ना होने का एक कारण ये भी है कि D फुलफिल है और फुलफिल स्टेबल होता है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लॉस नहीं करता, वो भी रीजन है। प्लस एनर्जी गैप भी ज़्यादा है। बोलो बात समझ में आई? अच्छा याद करो, जब हम तुम लोग को एटॉमिक रेडियाई पढ़ा रहे थे, हमने एक बात तुम लोग को सुनाई थी कि ट्रांजिशन मेटल में लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज घटता है, लेकिन साइज का डिक्रीज कम होता है। क्यों? कि डी में इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बढ़ती जाती है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस शेल के एस पर कम होता है, न्यूक्लियाई एस को कम खींचता है, तो साइज का डिक्रीज भी क्या होता है? कम होता है। और इतना कम हो जाता है कि क्रोमियम से लेके कॉपर तक साइज सेम हो जाता है। याद आ रहा है? फिर हमने ये कहा था कि कॉपर से जिंक जाओगे तो साइज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3D के 10 इलेक्ट्रॉन और S के 2 इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है। जब 3D के 10 और S के 2 में रिपल्सन हो जाएगा तो 3D और 4S के बीच की दूरी, एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप बढ़ जाने से S से तो लॉस होगा, D से लॉस नहीं होगा। वो बात और ये बात देखो मैच कर गई। उस दिन वाली बात और आज वाली बात मैच कर रही थी। तुमने बात को ध्यान से सुना है तो ये वाली बात समझ में आएगी। ये तो कॉपी खोल के देख लो, वो हम लिखवाए हैं, कॉपर से जिंक साइज बढ़ता है। क्यों? 3D10 4S के बीच रिपल्सन, और जहाँ रिपल्सन होगा तो एनर्जी गैप तो बढ़ेगा, और एनर्जी गैप बढ़ने से S से तो लॉस होगा, D से लॉस नहीं होगा। इसलिए जिंक के केस में ऑक्सीडेशन नंबर की एक ही वैल्यू आती है +2, मतलब जिंक वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता, इसलिए ट्रांजिशन सीरीज से बाहर है। बोलो समझ में आया? ये है रेंज ऑक्सीडेशन नंबर का। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? इसमें से 4 ऑप्शन उठा के रख देगा लाइन से ABCD करके, कहेगा इन चारों को ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करिए, बढ़ते हुए क्रम में। तो बताओ ये क्या है? +5 +6, ये बढ़ तो रहा है, देखो बढ़ तो रही है। इसमें एलिमेंट उलट फेट के रखेगा, उलट फुलट के, और तुमको अरेंज करना है बढ़ते हुए क्रम में। तो ये बढ़ता हुआ क्रम तो है +4 +5 +6 +7। अच्छा, हो सकता है ऑप्शन यहाँ से दे दे और कहें इनको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करो, ऑक्सीडेशन में बढ़ते हुए क्रम में रखोगे तो +4 +5 +6 +7। ऑप्शन एक यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, मतलब एलिमेंट को उलट फुलट के देगा और तुमको उसको अरेंज करना है ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बताओ कर सकते हो कि नहीं? अच्छा ध्यान से देखो, लोअर ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू या तो 2 दिख रही है या तो 1 दिख रही है। लोअर ऑक्सीजन स्टेट या तो 1 या तो 2, लेकिन हायर ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू स्कैंडियम +3 से बढ़ना स्टार्ट हुई, स्कैंडियम +3 से बढ़ना स्टार्ट हुई, मैग्नीज तक जाते जाते वैल्यू मैक्सिमम हो गई। अब मैग्नीज के बाद हायर वैल्यू घटना शुरू हो गई, +7 +6 +5 +4 +2। ऐसा क्यों? हायर ऑक्सीजन स्टेट की वैल्यू मैग्नीज तक तो बढ़ती है, अब मैग्नीज के बाद हायर वैल्यू घटती क्यों है? हाँ, मैग्नीज के बाद 3D में पेयरिंग शुरू हो जाती है, और जहाँ पेयरिंग शुरू हो जाएगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाएगी, तो हायर वैल्यू भी घटती जाएगी। नोट करो, इन 3D सीरीज द वैल्यू ऑफ हायर ऑक्सीजन स्टेट, in 3D series the value of higher oxidation state increases from scandium +3, increases from scandium +3, increases from scandium +3 up to manganese +7,
In 3D series, the value of higher oxidation state increases from scandium plus 3 up to manganese plus 7. Beyond manganese, the value of higher oxidation state, beyond manganese, the value of higher oxidation state decreases. मैग्नीज के बाद क्या होगा? बियॉन्ड मैग्नीज द वैल्यू ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस. क्यों? ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर. ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर इन 3D subshell. Pairing of electron occur in 3D subshell. 3D subshell. तो याद रखना, हायर वैल्यू पहले बढ़ेगी मैग्नीज तक और मैग्नीज के बाद फिर ये वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी. अच्छा, ये भी ऑप्शन आ सकता है, नोट कर लिया ना? ये भी आ सकता है मेरे सामने 4 एलिमेंट रख दे और पूछे विच मेटल शो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट. हाईएस्ट मतलब ऑप्शन दे दिया, इसी में दे दिया ABCD. विच मेटल शो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, विच शो मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट. क्वेश्चन इधर से भी बन सकता है, इधर से भी तो बन सकता है. तो क्या रटने के बाद थोड़ी है, यही समझ लगा के खोज लेना. अच्छा, ये तो 3D हमारे सिलेबस में NCERT में, उससे आपसे तो कोई यही पूछना चाहिए. लेकिन वो एग्जामिनर चाहे 4D का मेटल रख दे 4 लाइन से, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना के रख दे और पूछे विच शो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट. मतलब तुम्हारे सामने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है और कह रहा इस कन्फिगरेशन को देख के बताओ इसमें मेटल का हायर ऑक्सीजन स्टेट क्या आ सकता है, लोअर क्या आ सकता है. तो वही उसमें भी लगा देना, चाहे वो कन्फिगरेशन 3D का हो, चाहे 4D का हो, चाहे 5D का हो, सब में यही कंसेप्ट लगेगा. डी ब्लॉक का है ना, वेरिएबल वैलेंसी है ना, ये कंसेप्ट लगाओ. बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, अब मेरे सामने कोई कंपाउंड रख दिया XYZ, जैसे रख दिया CrO5. कहता है इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ. हम क्या करेंगे? निकालेंगे ऑक्सीजन नंबर. हमको पता नहीं क्या है, हम उसको X मान लेते हैं, यही पता हमको. हाँ, हमको इतना पता है कि ऑक्सीजन का -2 होता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, तो 2 एक्सेप्ट करके ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा. -2 उसका मोर स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है, तो मान लिया यहाँ भी ऑक्सीजन का -2 होगा. एक ऑक्सीजन का -2. संख्या कितनी है? 5 × 5. पूरा कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल. नेट 0. सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? +10 आई. और पहला ऑप्शन +10 दिया भी था, बड़े खुश होकर +10 पे टिक मार दिया. और सोचा भी नहीं कि क्रोमियम का रेंज बताया गया था 1 से 6 का, और इसी के भीतर घूमना था इसको, इसके बाहर नहीं जा सकता. ये लूप बाहर कैसे गई? मतलब ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है. फिर कहोगे सही क्या है तब? हाँ, सही आंसर पाने के लिए तुमको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. और इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई लिखा है NCERT में. बटरफ्लाई, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बटरफ्लाई. इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई लाइक होता है. इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सेम होने से, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से कोई चार्ज नहीं आएगा. हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन पर -1 आएगा और यहाँ क्या आएगा? +1. यहाँ -1 तो यहाँ आएगा +1. यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ आएगा प्लस. हाँ, इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड खींच रहा है अपनी तरफ, तो -2 तो यहाँ आएगा +2. हाँ, गिनो टोटल कितना आया? +2 +1 +1 +1 कितना आया? हाँ, इसमें आ गया क्रोमियम का सही आंसर है +6. तो हम +6 पर टिक मारेंगे क्योंकि रेंज के अंदर है. कहने का मतलब कोई मालिक्यूल मेरे सामने रखा, हमने उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, वो वैल्यू रेंज के भीतर आई है तो तुम टिक मारो, और रेंज के बाहर जा रही है मतलब गड़बड़ है, ये आंसर सही नहीं है. और सही आंसर पाने के लिए तुमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो कम से कम नेगेटिव मार्किंग से तो बचो पहले, पॉजिटिव तो बाद में हो ही जाएगा. कम से कम गलत आंसर तो ना रिपोर्ट करो, ये तो पता चल गया आज लेक्चर अटेंड करने के बाद.
कि जो भी कंपाउंड बनेगा इसी रेंज के भीतर होगा, रेंज के बाहर नहीं जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? ये ऑक्सीजन स्टेट का रेंज बताया डी ब्लॉक में। अच्छा, इसमें हर मेटल का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? यदि हमको स्टेबल भी पता चल जाए तो इन सब के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बता देंगे हम कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है और कौन रिड्यूसिंग है। और ये स्टेबल वैल्यू हम तुमको कल नोट करा देंगे नेक्स्ट टर्न पर। इससे तुमको प्रॉपर्टी मिल जाएगी कौन ऑक्सीडाइजिंग है और कौन रिड्यूसिंग है।